दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन भारत सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 4 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, इस वीडियो का आज मूल विषय है। लेकिन इसके साथ ही आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है और परमाणु की संरचना के संबंध में थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडल और इनकी विशेषताएं। इसके अलावा आप जानेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के बारे में। साथ ही संयोजकता क्या है और परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक किसे कहा जाता है और संभारिक तत्व कौन से होते हैं, संभारिक परमाणु क्या होते हैं, और अंत में इस अध्याय का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 4 परमाणु की संरचना। दोस्तों पिछली कक्षा में आप ये जान चुके हैं कि पदार्थ जो हैं परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनते हैं और विविध प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे कि वो बने होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से अलग क्यों होता है, और दूसरी चीज़ ये कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे घटक भी विद्यमान होते हैं। तो इस अध्याय में हम इन सब के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ये पता चलता है कि परमाणु के भीतर जो कण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। यानी वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, उसके गुण कौन कौन से होते हैं, और इसी कारण कई प्रयोगों के आधार पर परमाणु की संरचना को समझने का प्रयास किया गया। दोस्तों परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों से एक संकेत स्थिर विद्युत और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। पदार्थों में आवेशित कण कैसे होते हैं? दोस्तों पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति कैसी होती है, इसके लिए देखिए कुछ क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और इन क्रियाकलापों में आप ये जानते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ये आवेश कहाँ से आता है, और इसका उत्तर तब पता चला जब ये पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना होता है। परमाणु में जो उपस्थित आवेशित कण होते हैं इनका पता लगाने में अनेक वैज्ञानिकों ने योगदान किया था। 19वीं शताब्दी तक ये जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें से कम एक पर अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन का पता जे टॉमसन ने लगाया था। और इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसको उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। ये किरणें जो हैं कैनाल रे धनावेशित कण होते हैं, इनके द्वारा दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत था, और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं एक दूसरे के बराबर विपरीत आवेश वाले कण होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। दोस्तों प्रोटॉन को P प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e माइनस के द्वारा। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है, इसका आवेश +1 होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना गया कि परमाणु जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के दो मूल जो है भाग होते हैं, ऐसा माना गया। ये परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। और अब ये प्रश्न ये था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें परमाणु की संरचना समझना पड़ेगा कि परमाणु का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है।
दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में आपने क्या जाना था? उसमें ये पता चला था कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित कर दिया। अब ये जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। टॉमसन का परमाणु मॉडल आइए जानते हैं। दोस्तों, जे टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, और इसको हम खरबूज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो तरबूज के बीज की तरह ये हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, और गोला जो है ये धनावेशित है, ये प्रोटॉन की तरह है। तो ये टॉमसन का परमाणु मॉडल था। दोस्तों, टॉमसन एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था, और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के डायरेक्टर थे, और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। टॉमसन ने अपने मॉडल में क्या प्रस्तावित किया? अपनी खोजों के द्वारा जे टॉमसन ने ये बताया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। चूंकि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। इसके लिए कुछ और भी प्रयोग किए गए। इसमें देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रयोग था रदरफोर्ड का। दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के लिए प्रयासरत थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, और सोने की ये पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, इसलिए ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 म्यू के बराबर होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इस अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती थी, और ये अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण जो होते हैं प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की गई थी। यहाँ पर देखिए, सोने के परमाणु और इसकी परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इसमें कुछ परिणाम निकले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, और इसके अलावा कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका जन्म 1871 में और मृत्यु 1937 में हुई। इनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए थे, और 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किए हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चहारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है।
इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ परिणाम निकाले। पहला परिणाम ये था कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण निष्कर्ष रदरफोर्ड ने निकाला। दूसरा ये कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। और तीसरा ये कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। इससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुणा छोटी होती है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें ये माना कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरी चीज़ ये कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। और तीसरा ये कि नाभिक के आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही कम होता है। दोस्तों लेकिन रदरफोर्ड के जो ये खोज थे, शोध थे, उसका परमाणु मॉडल था, उसकी कुछ कमियां भी थी। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा और इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु जो हैं वो अस्थायी होते हैं। इन कमियों के आधार पर एक वैज्ञानिक हैं बोर, इनका परमाणविक मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में जो है अपना अवधारणा प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। दोस्तों नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था और 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। दोस्तों 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और प्रोफेसर बोर को विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। द थियरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो नील्स बोर अत्यंत ही प्रभावशाली वैज्ञानिक रहे। उनका मानना था कि ये जो कक्षक होते हैं या कक्षाएं होती हैं उनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है और एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को यहाँ किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए नाभिक है, पहली कक्षा के होती है, दूसरा यल होता है, तीसरा यम होता है और चौथा एन होता है। तो ये कक्षाएं या कोष के यल यम एन या कक्षाएं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। तो इस आधार पर हमने बहुत ही शार्ट रूप में देखा कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस तरह से व्यवस्थित है। अब आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण न्यूट्रॉन कण के बारे में। दोस्तों 1932 में एक वैज्ञानिक हैं जे चैडविक, उन्होंने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। इसका नाम इस कारण से न्यूट्रॉन पड़ा क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं था। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं और समांतर न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। तो जो है परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विभिन्न पहले 18 तत्वों की परमाणुविक संरचना का ये चित्र दिया गया है। हाइड्रोजन की संरचना हीलियम की, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियान, इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का ये चित्र यहाँ पर परमाणुविक संरचना दी गई है। दोस्तों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं इसके लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां पर n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में 2 होती है, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में
18 और चौथे कक्ष में अधिकतम 32 होती है। दोस्तों सबसे बाहरी कक्षा में कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इसके अलावा किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। दोस्तों संयोजकता क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। संयोजकता से अर्थ होता है जुड़ना। तो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को इस संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोरबरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और ये देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिनके इलेक्ट्रॉनिक कक्ष भरे होते हैं वो उनकी संयोजकता शून्य होती है और उन्हें अक्रिय तत्व कहा जाता है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात आपस या समान रूप से अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है और परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। और हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जाती है। दोस्तों मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। यह क्रमशः 2 और 3 है क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऐसे समझें कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। जैसे फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है तो अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है और फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी तरह से किया जा सकता है। दोस्तों प्रत्येक तत्व की परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसको संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता यहाँ पर दी गई है। आइए कुछ तत्वों की संयोजकता के बारे में जानते हैं। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 होता है हाइड्रोजन में और इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है ये के कोष में 1 होता है, इसकी संयोजकता भी 1 होती है। उसी प्रकार हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है और के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 0 होती है। लिथियम की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 3 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 3, न्यूट्रॉनों की संख्या 4 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। इसके अलावा इसका जो वितरण होता है इलेक्ट्रॉनों का, इसमें 2 के कोष में और 1 इलेक्ट्रॉन एल कोष में होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। तो इसी प्रकार से संयोजकता जो है किस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोस्तों परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। परमाणु संख्या सबसे पहले जानते हैं। परमाणु संख्या या इसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु संख्या को बताती है, इसे जेड से दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं और किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड बराबर होती है। वास्तव में देखा जाए तो तत्वों का उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जेड यानी परमाणु क्रमांक 1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी तरह कार्बन के लिए जेड
का मान 6 होता है और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है। दूसरा, इसी आधार पर द्रव्यमान संख्या को या परमाणु द्रव्यमान को समझा जा सकता है। दोस्तों, व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। तो न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12U है, इसमें जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 होता है, इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। देखिए, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। दोस्तों, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। कोई तत्व है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा जाता है, फिर ये H है, फिर यहाँ पे 1। तो इस तरह से कोई भी तत्व, जैसे यूरेनियम है 92 और 235, तो इस तरह से 92 यूरेनियम 235 को चित्रित किया जाता है। दोस्तों, समस्थानिक और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर समस्थानिक और समभारिक की बात की जाती है। समस्थानिक या आइसोटोप्स किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों, कुछ तत्व में परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या एक बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, इसलिए इनको समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इनके 3 परमाणविक स्पीसीज होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम। तो प्रत्येक की परमाणु संख्या बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। और इस तरह के अन्य उदाहरण जैसे कार्बन 14, कार्बन 12 और क्लोरीन में भी क्लोरीन जो है 35 और क्लोरीन 37 होता है। दोस्तों, इनके आधार पर समस्थानिकों को इस तरह से आप बता सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम होते हैं। दोस्तों, बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। इनका द्रव्यमान 35 और 37 होता है। और ये प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान माना जाना चाहिए। तो किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। और अगर किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु द्रव्यमान इसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी पड़ेगी। तो इससे औसत द्रव्यमान जो है क्लोरीन के परमाणु का जो है 35.5 होता है। 2 क्लोरीन के समस्थानिक इसमें होंगे, इसका औसत द्रव्यमान 35.5 है। समस्थानिकों के प्रयोग या समस्थानिकों के उपयोग क्या हैं? तो इनके कुछ गुण होते हैं, इनमें से कुछ जो हैं महत्वपूर्ण उपयोग हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग एटॉमिक रिएक्टर यानी परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होता है और घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। दोस्तों, समस्थानिक के बाद आइए जानते हैं समभारिक क्या होता है। तो 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु की संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में जब आप देखेंगे तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। उन तत्वों की द्रव्यमान संख्या बराबर है 40। यानी तत्वों के इस जोड़े में अणुओं के कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग 2 तत्वों में समान होता है, तो ऐसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है।
आपने समस्थानिक और संभारिक के बारे में भी जान लिया। अब आइए जानते हैं कि इस अध्याय में आपने क्या सीखा, यानी इस अध्याय का सारांश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की थी। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु केंद्रक की खोज की थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती है। नील्स बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोजा। इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों, परमाणु के 3 अपरमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें से ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के 1/2000 गुणा भाग के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLMN नाम दिया गया है। संयोजकता किसी परमाणु की संयोजन शक्ति या दूसरे परमाणुओं से जुड़ने की क्षमता है। इसके अलावा एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु का द्रव्यमान केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है और तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो ये था 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 4 का संपूर्ण पाठ। इसमें आपको बहुत आसानी से जो है परमाणु भौतिकी या रसायन विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप इस अध्याय के अध्ययन से समझ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।